ऑर्गेनिक लेक फोर। अच्छा जी, अब वी लुक्ड एट इन द लास्ट क्लास हमने बहुत डिटेल में देखा था कि जो अमाइंस हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके क्या रिएक्शंस होते हैं, और वी सॉ दिस सॉर्ट ऑफ लिंकेज वेयर अ कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with an amine to sort of make an amide bond, ठीक है ना, COON बॉन्ड जो बनाते हैं, और यू हैव H2O रिमूव हो जाता है। तो दिस इज, इथाइल क्लोराइड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं ना? हाँ इसाइल क्लोराइड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, यस। तो फिर H2O की जगह HCl बन जाएगा, ठीक है। इफ़ यू हैव एन एसाइल क्लोराइड तो फिर यहाँ बाय प्रोडक्ट आपको HCl आ जाएगा, हाइड्रोजन फ्रॉम हेयर एंड वट एवर इज ओवर हेयर। अच्छा, तो दिस वॉज दिस लिंकेज इज कॉल्ड अमाइड लिंकेज, और ये जो है हमारी बेसिकली पॉलीमराइजेशन में और आगे व्हेन वी स्टडी अमाइनो एसिड्स तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, तो वी हैव टू स्टडी दिस इन लिटिल बिट ऑफ डिटेल एंड देन फिर हम स्विच मार सकते हैं उसके ऊपर, अमाइनो एसिड्स के ऊपर। एनी हाउ, अब अमाइड्स का सीन ये है कि जस्ट लाइक जो हमारे पास था अमाइंस, अमाइड्स के भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है ना। तो दिस विद NH2 या NHH, यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन, दिस इज़ योर प्राइमरी एमाइड। और प्राइमरी एमाइड आपका किसके साथ बनता है? व्हेन यू रिएक्ट विद NH3, ठीक है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, पीछे दो हाइड्रोजन रह जाते हैं। दिस इज़ योर प्राइमरी एमाइड। अगर आपके पास एक R ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, दैट इज़ योर सेकेंडरी एमाइड, ठीक है। दिस इज फॉर्म्ड व्हेन यू रिएक्ट RNH2, और देन फाइनली यू हैव RCOO, एंड इधर भी R इधर भी R, ये होता है आपका टर्शरी एमाइड, ठीक है। इसके अंदर R2NH होता है। R3N पे हमने देखा था कि वो वाले अमीन्स जो होते हैं वो एमाइड लिंकेज फॉर्म ही नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट हैव अ हाइड्रोजन जिसको आप रिमूव कर सको, तो वो अमाइड लिंकेज होती ही नहीं है। बट नाउ वंस यू नो कि यार ये हमारे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हैं, उस हिसाब से, और एंड यू शुड आल्सो नो फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये जो हमने ऊपर देखा था, this reaction takes place in the addition elimination mechanism, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हमने या एसाइल क्लोराइड्स में हमने देखा था कि ये किस तरह रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड होता है। दिस अटैक्स दिस नेगेटिव रीजन अटैक्स हेयर, ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, सही है ना। वो वाला मैकेनिज्म एडिशन एलिमिनेशन का हैपेंस ओवर हियर। अच्छा, तो अब हमारे पास एमाइड्स के रिएक्शंस कौन कौन से हैं दैट वी शुड नो। द फर्स्ट and simplest reaction is hydrolysis. How do you break the amide bond, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस के लिए आप सिंपली उसको पानी से रिएक्ट करोगे, RCOO NH, let's say R, you reacted with water, और ये सारा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। the bond will break and you will get your amide, amine and your carboxylic acid back, ये अगर आप पानी से उसको रिएक्ट कर दोगे। अच्छा, लेकिन जो ये रिएक्शन होता है ना H2O के साथ, ट्रेडिशनल हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस का मतलब भी मतलब पानी के साथ एडिशन ही होती है, बट रिएक्टिंग इट विद वाटर इज़ वेरी स्लो, ये रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद वाटर। तो व्हाट वी डू देन फॉर हाइड्रोलिसिस इज़ कि हम या तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, और या फिर हम बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है ना। हम बेसिकली एक एसिड या एक बेस ऐड करके उससे रिएक्ट कराते हैं ताकि हमारा जो रिएक्शन है वो ज़्यादा जल्दी हो जाए, और उसके फिर हमारे पास कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, छोटे छोटे से कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास ये होते हैं कि अब जैसे फॉर एग्जांपल
इफ़ आई हैव RCOO और NHR है और मैं इसको रिएक्ट करता हूँ HCl से, सही है, तो जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी एक तो RCOO, ठीक है ना, ये तो हमारे पास बनेगा ही, बट एट द सेम टाइम हमारे पास जो अमोनिया है वो आयनिक फॉर्म में आ जाएगा एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये इस फॉर्म में चला जाएगा और दिस वुड बी योर सादा OH। उसकी वजह ये है कि बिकॉज यू आर एडिंग HCl और HCl जो है वो एक एसिड है, सही है ना, तो हाइड्रोलाइज तो कर जाएगा, हाइड्रोलाइज करके उसने एसिड बना दिया, बेस बना दिया, तो जो बेस वाली बनी है जो अमोनिया है द बेस दैट विल रिएक्ट फर्दर विद HCl और वो उसका प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। तो आपका यहाँ पे एक ये डेटिव बॉन्ड बन जाएगा एंड यू विल गेट NH3R पॉजिटिव, सही है। कन्वर्सली अगर आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपका ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कार्बोजाइलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस प्लस RNH2, ठीक है। ये इज दिस बात क्लियर? और यहाँ पे बेसिकली सोडियम आ जाएगा अगर आपने सोडियम इफ यू आर यूजिंग NaOH या जो भी आप मेटल यूज़ करोगे सॉल्ट बना देगा एसेंशियली। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में अमोनिया किससे मतलब फॉर्म हो रही है बाद अमोनिया में? अमोनिया नहीं फॉर्म हो रही, ये एक R ग्रुप भी है, दिस इज एन अमाइन, लेकिन प्रोटॉन एक्सेप्टेड चार्ज अमाइन है, ठीक है। ठीक है ना। जिस तरह अमोनिया में NH3 में जब आप प्रोटॉन दोगे व्हेन इट एक्ट्स एज अ बेस या एसिड से रिएक्ट करेगी तो NH3 से NH4 हो जाता है वो, उसी तरह यहाँ NH2 से NH3 हुआ है एंड यू गेट द पॉजिटिव चार्ज, सही है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि बेसिक हाइड्रोलिसिस will render your carboxylate ion और accordingly जो हमारी acidic hydrolysis होगी that will render for us your salt of amine RNH3 पॉजिटिव, या जो भी वो जितने भी हाइड्रोजन है उसके अकॉर्डिंगली एक हाइड्रोजन में ऐड कर देना एक्स्ट्रा, सही है। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें समझ आ गई हमें, सही है। जो दूसरा रिएक्शन है दैट इज सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, वो है हमारा किधर गया, दैट इज देन रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, और ये हमने अमाइंस के अंदर भी देखा था, इसको जल्दी से हम देख लेते हैं। रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, एमाइड्स को रिड्यूस करो तो क्या बनता है? एमाइंस बनेंगे, अमाइंस बनेंगे, एग्जैक्टली। तो यू यूज LiAlH4 इन ड्राई ईथर प्रेफरेबली, जो रिएक्शन कंडीशंस हैं, और आप जो है बेसिकली अमाइन बना लोगे, वो रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है। तो इफ़ यू वांट तो बिल्कुल लिख ही लेते हैं RCOON, let's say H and then you reduce it with LiAlH4 ड्राई ईथर के अंदर, और दिस विल गिव यू RCHHNHH, तो आपके पास अमाइन बन गया, ठीक है। अच्छा, एक और सब्सिडियरी चीज़, उसके बाद ऑर्गेनिक ख़त्म है, फिर हम अमाइनो एसिड चलते हैं। वो ये कि एसिड की अपनी स्ट्रेंथ जो है वो हमने देखनी है अभी। अब वी लुक्ड एट, एक हमने ग्रुप देखा ही है COH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, सही है। एक हमने एसिड देखा फिनॉल वाला, ठीक है। और फाइनली एक होता है सादा अल्कोहल ROH। ऑल थ्री ऑफ दीज आर capable of doing some sort of acid reactions। जो आपका अल्कोहल भी होता है वो भी मेटल के साथ रिएक्ट करके एक आयन बना लेता है, इफ़ यू रिमेंबर,
ठीक है ना, सोडियम से रिएक्ट कर जाता है योर सादा अल्कोहल भी। तो ऑल थ्री ऑफ देम हैव वेरिइंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली वो जो मार्क से तुम्हें नज़र आ ही रहा होगा, तो स्ट्रेंथ हाईएस्ट ओवर हेयर है और लोएस्ट ओवर हेयर है। बट उसकी वजह क्या, उसकी वजह फंडामेंटली ये होगी कि इसका जो एनायन है दैट इज़ नॉट स्टेबल। वो हमने सारी स्टोरी देखी थी एसिड्स के अंदर कि अगर आपका आयन स्टेबल ही नहीं है तो आपकी स्ट्रेंथ नहीं होगी, जितना ज़्यादा स्टेबल आयन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। सही है। फिनॉल के अंदर द रीजनिंग वुड बी कि जो जो आपका सॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन्स, दे मर्ज विद द बेंजीन रिंग, with the benzene ring, and this makes it easier to lose, makes it easier to lose H as the anion is stable, more stable। और फाइनली हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसकी तो बड़ी सिंपल सी रीजनिंग है कि द चार्ज इज स्प्रेड ओवर अ वेरी लार्ज एरिया, चार्ज इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया एंड सो योर एनायन, लार्ज एरिया ऑफ टू ऑक्सीजन एटम्स, वो हमने एक्सप्लेनेशन अभी देखी थी पिछली क्लास में, आई शो इट अगेन। large area of two oxygen atoms, so the anion is very stable, making the anion इसकी एक्सप्लेनेशन अगर मैं जल्दी से याद करवाऊँ तो हमने देखा था कि जब यू हैव COO नेगेटिव राइट, बट बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना तो ये एसेंशली हो ये जाता है कि आपका चार्ज है ना ये दोनों पार्शियल पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाते हैं और आपका जो चार्ज है वो स्प्रेड आउट हो जाता है, आधा इधर आ जाता है और आधा इधर आ जाता है। इन रियलिटी उसको रिप्रेजेंट हम इसी तरह करते हैं, लेकिन असल में ना दैट चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल रीजन, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के अंदर स्प्लिट हो जाता है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी और जो चार्ज की कंसंट्रेशन है वो जो है थोड़ी सी लेस होती है, तो थोड़ा स्प्रेड आउट हो जाता है चार्ज, और स्प्रेड आउट हो जाता है तो फिर आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यही चीज़ हमने ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ में भी बड़ी डिटेल में देखी थी कि हाउ स्टेबिलिटी इज़ अफेक्टेड बाय द चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फॉर एसिड स्ट्रेंथ्स। अब व्हाट वी विल डू इज़ कि हम अब शुरू करते हैं द नेक्स्ट थिंग which is amino acids. Do you know what an amino acid is? जिसमें मतलब NH2 ग्रुप होता है। NH2 ग्रुप तो होता है, लेकिन और क्या होता है? कोई खास बात बताओ ना अमीनो एसिड की। मोनोमर्स होते हैं प्रोटीन्स के। यस, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अमीनो एसिड्स आर मोनोमर्स फॉर प्रोटीन्स, मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा, और इनकी जो स्पेशल बात होती है ना, प्रोटीन के अंदर बॉन्ड कौन सा होता है? एमाइड बॉन्ड होता है। अमाइड बॉन्ड होता है। अमाइड बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? अमीन और एसाइल क्लोराइड या कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, तो अमाइनो एसिड्स जो हैं these are basically acids with an amine group। तो इनकी खसूसियत या स्पेशलिटी ये है कि दे हैव अ COOH एंड दे आल्सो हैव एन NH2। ठीक है ना, उनके पास दोनों होते हैं, अमाइन ग्रुप भी लगा हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी लगा हुआ है, और इसीलिए दे कैन एक्ट एज एन अफेक्टिव सॉर्ट ऑफ, क्या कहते हैं उसे, मोनोमर, क्योंकि एक साइड पे अमाइन लगा हुआ है, दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, और जो दूसरा मोनोमर होगा उस पर भी एक साइड पे अमाइन लगा होगा, दूसरे पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होगा, तो कार्बोक्सिलिक वाली साइड विल रिएक्ट विद एन अमीन और आपका चेन बनना शुरू हो जाएगी। इफ़ वी लुक एट द स्ट्रक्चर, तो एवरी single amino acid except glycine will follow the structure। यहाँ R होता है, ये सेंट्रल कार्बन है, इसको अल्फा कार्बन भी कह सकते हैं। You have a carboxylic acid group and you have an amine group
एंड देन यू हैव अ हाइड्रोजन बॉन्डेड ओवर हियर. अब ये जो R है, दिस R कुड बी एनीथिंग. मीथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकता है, कुड बी एनीथिंग. सही है. बट दिस इज योर फंडामेंटल सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड. जो एक एक्सेप्शन है उसकी, दैट इज ग्लाइसिन. वो तुम्हें आनी चाहिए, उसका नाम भी आना चाहिए. ग्लाइसिन के अंदर बेसिकली होता है कि आपके पास R ग्रुप की जगह भी हाइड्रोजन होता है. तो ग्लाइसिन इज दिस COOH H2N. ठीक है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, R ग्रुप है ही नहीं, दैट इज ग्लाइसिन. ठीक है. उसके अलावा फिर जब हम शुरू करते हैं आगे चलना, तो यू हैव एलालीन. एलालीन भी पता हो तो तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, ना भी पता हो तो खैर है. CH3 लगा होता है इसके अंदर, एंड देन यू हैव COH, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. देयर आर, हमारी बॉडी में आई थिंक 27 या 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो like that are naturally present inside our bodies. You don't need to remember names and formulas of all of them, but you need to have this basic understanding कि यार अमाइनो एसिड्स के अंदर हमारे पास एक बेसिक एंड है, दैट इज़ द अमीन, और एक एसिडिक एंड है, दैट इज़ योर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है. अच्छा, फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये कि ऑल अमाइनो एसिड्स except glycine have a chiral carbon. If you look at this structure closely, ये जो सेंट्रल कार्बन है वो ऑब्वियसली 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है. ठीक है ना. तो दिस इज कायरल, एंड बिकॉज दिस इज कायरल, अमाइनो एसिड्स विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एग्जैक्टली. और इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि हमारी बॉडी में कभी कभार एक ऑप्टिकल आइसोमर होता है, दूसरा नहीं होता. ठीक है ना. दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वे टू सी थिंग्स. अच्छा, अब लेट्स लुक एट कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, एसिड बेस प्रॉपर्टीज़, वो क्या होंगी. क्योंकि हमारे पास एसिड भी है, बेस भी है, तो फिर होगा क्या. होता ही है, इफ यू लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड, होता ही है कि अब अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे ना, लेट्स टेक दिस अमाइनो एसिड CHRCOOH. सही है ना, वही स्टैंडर्ड मॉडल. इफ़ यू ऐड इन लेट्स सपोज OH नेगेटिव, तो आपके पास जो है वो एसिड वाला पार्ट रिएक्ट कर जाएगा. ठीक है ना. H2NCHRCOO नेगेटिव, ये ऐसे बन जाएगा. और सिमिलरली इफ़ यू हैव इफ़ यू हैव OH की जगह मैं लगा दूँ H पॉजिटिव, तो देन ये वाला पार्ट उसी तरह रहेगा COH, और अमाइन वाला पार्ट जो है वो हमारा एक्टिव हो जाएगा, ये H3N पॉजिटिव बन जाएगा. ठीक है. और अगर मैं एक बड़ी मज़ेदार चीज़ करूँ, वो ये है कि समटाइम्स दे कैन फॉर्म ज्विटर आयंस. सही है ना. ज्विटर आयन ये होता है कि अब हमने देखा कि इसके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं. सही है. H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की वजह से. तो जो पानी है उसके अंदर दोनों होते हैं. इफ़ यू डिज़ोल्व एनी अमाइनो एसिड इन वाटर, तो उसकी एसिड एंड और बेस एंड दोनों एक्टिव हो जाएंगी. सही है ना. तो दे विल फॉर्म ज्विटर आयंस in aqueous solution being dissolved in water. ठीक है. अब ज्विटर आयंस क्या होते हैं. ज्विटर आयंस ये होंगे कि दिस विल बी चार्ज्ड ऑन बोथ एंड्स. तो जो आपका अमाइन है दिस विल बी H3N पॉजिटिव यहाँ पे भी होगा
यहाँ आपके पास CHR COO नेगेटिव यहाँ पे भी होगा, तो यू हैव बोथ एंड्स चार्ज्ड, ठीक है ना। और समटाइम्स समटाइम्स व्हाट कैन हैपन इज कि ये ज्वेटर आयन सेल्फ रिएक्ट करके भी एक सॉर्ट ऑफ इंटरनल रिएक्शन के साथ भी बना सकते हैं, स्पेशली विद ग्लाइसिन, ठीक है ना। तो ग्लाइसिन कैन रिएक्ट विद इटसेल्फ टू मेक अ ज्वेटर आयन। जो आपके पास, इफ यू लुक एट ग्लाइसिन, COOH एंड NH2, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से उतरेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज देगा, और ये वाला हाइड्रोजन ही जाके इधर लग जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ठीक है ना। दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट कैन हैपन। इट कैन रिएक्ट विद इट सेल्फ इन एन सॉर्ट ऑफ इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन और फिर ज्वेटर आयन बना दे, ये भी पॉसिबल है। बट एनी हाउ, अब वाई डू वी कॉल दिस अ ज्वेटर आयन, ठीक है, वाई नॉट समथिंग एल्स, वाई नॉट कॉल इट अ सादा आयन, ठीक है। उसकी वजह ये है कि टेक्निकली दिस इज नॉट आयनिक बिकॉज यू हैव नो नेट चार्ज। अगर आप ओवरऑल मॉलिक्यूल को देखो तो नेट चार्ज उस पर कोई नहीं है, एक +1 और -1, तो नेट चार्ज 0 हो गया ना। बट इट इज स्टिल एन आयन, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्टली दोज ऑफ आयंस, और उसका राइट एंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर बोथ आयनिक एंड दे विल बोथ बिहेव लाइक आयंस। तो ये कंबाइंड भी एक सॉर्ट ऑफ स्पेशल फॉर्म ऑफ आयन है, उसको हम ज्वेटर आयन कहेंगे, ठीक है। तो यू हैव नो नेट चार्ज एंड येट इट इज एग्जिबिटिंग आयनिक प्रॉपर्टीज, या इट्स एन आयन, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इसके अंदर क्या कहते हैं उसे, कुछ इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं ऑब्वियसली। अब ज़िंदगी इतनी सिंपल तो नहीं है, हम पढ़ रहे हैं ज्वेटर आयंस तो किसी वजह से पढ़ रहे हैं। ज्वेटर आयंस जो हैं वो पीएच के हिसाब से, पहली बात तो ये है कि पीएच के हिसाब से चेंज होंगे, ठीक है ना। तो यू कैन से कि द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन will determine the nature of the zwitter ions। जैसे अगर हम खाली ग्लाइसिन की एग्जांपल लें, विच वाज बेसिकली जहाँ पे आर ग्रुप नहीं है, तो ग्लाइसिन मेक्स ज्वेटर आयंस इन नॉर्मल पीएच, ठीक है ना, इन न्यूट्रल सोल्यूशन या pH 7, ठीक है। लेकिन 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 अगर मैं pH छेड़ दूं, लेट्स से आई मेक द सोल्यूशन एसिडिक, यानी कि हमारी pH अब कम है, यू हैव लो pH सोल्यूशन, पानी का pH कम है, तो देन क्या होगा, देन योर NH2 will accept the protons and a positive ion will form। जो रेशो होगी ऑफ पॉजिटिव आयन टू नेगेटिव आयन वो डिफरेंट होगी। तो आपका जो ओवरऑल जो है अमाइन ग्रुप है वो तो प्रोटोनेट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि एसिडिक कंडीशंस हैं इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा आपके कार्बोक्सिलेट आयन को, तो इसलिए आपका जो आयन होगा वो पॉजिटिव होगा। और कन्वर्सली अगर हम बेसिक कंडीशन में चले जाएं, बेसिक कंडीशन यानी लो पीएच में चले जाएं, तो देन ऑब्वियसली आपका जो COOH है that will lose its proton
बेसिक हाई पीएच होती है, क्या कर रहा हूँ मैं, हाई पीएच, हाई पीएच, हाई पीएच, बेसिक हाई पीएच, COH will lose its proton and form your COO नेगेटिव आयन, ठीक है। लेकिन जो अमाइन होगा वो प्रोटोनेट नहीं होगा, बिकॉज प्रोटॉन है ही नहीं सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन बेसिक है, नॉट गेट प्रोटोनेटेड। तो बिकॉज द सोल्यूशन इज बेसिक, तो आपका अमाइन जो है वो एक्स्ट्रा एच पॉजिटिव सस्टेन कर ही नहीं पाएगा, वो जैसे ही लेगा एक्स्ट्रा एच पॉजिटिव वो सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा टू रिएक्ट विद द OH एंड सॉर्ट ऑफ न्यूट्रलाइज द बेसिसिटी या अल्कलिनिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक पीएच के अंदर नेगेटिव आयंस बनेंगे, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल कंडीशंस में जब COOH लूज करता है वो तो NH2 के पास ही जाते हैं ना, H पॉजिटिव। COOH लूज करते हैं, हाँ, यस यस। अगर न्यूट्रल पीएच है ना तो ज्विटर आयन बनेगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। आपका सेम एग्जैक्ट अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल अगर ग्लाइसिन है वही अमाइनो एसिड है, यही कंपाउंड है। इफ यू पुट दिस इन न्यूट्रल वाटर, ठीक, अभी ये सॉलिड फॉर्म में, फॉर एग्जांपल प्योर है और सॉलिड फॉर्म में, अगर मैं इसको 7 pH वाले पानी में डाल देता हूँ, न्यूट्रल सोल्यूशन में डाल देता हूँ, तो ये ज्विटर आयन बना लेगा। अगर मैं इसको एसिडिक सोल्यूशन में डाल देता हूँ तो ये पॉजिटिव आयन बना लेगा, और अगर मैं इसको बेसिक सोल्यूशन में डाल देता हूँ तो नेगेटिव आयन बना लेगा, ठीक है ना। द एग्जैक्ट सेम मॉलिक्यूल कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड बोथ, सही है, डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सोल्यूशन, सही है। अच्छा, एक इसमें चीज नोट करने वाली है, उसको हम लिख लेते हैं एक्स्ट्रा नोट। जो हमारा आर ग्रुप है ना, इफ दैट कंटेन्स COOH और अमाइन, सही है, तो दैट विल अकॉर्डिंगली सॉर्ट ऑफ accordingly affect the charge। तो अगर हमारे पास जो R ग्रुप है उसके अंदर एक और कार्बोक्सिल लगा हुआ है, जैसे अगर हमारे पास ये है, ये हमारे पास COOH है, ये हमारे पास H2N है, ये हाइड्रोजन है, और ऊपर जो R ग्रुप है वो कुछ इस तरह का, ठीक है। तो इस अमाइनो एसिड के अंदर हमारे पास अब 2 COH आ गए हैं, ठीक है। एक वो जो अमाइनो एसिड का अपने है, और एक वो जो उसके साथ साइड चेन लगी हुई है उसके पास भी कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप है। तो अब नेचुरली जब इसके आयंस बनेंगे तो आपके पास चार्ज जो है वो ज्विटर आयन का चार्ज ही -1 चला जाएगा, तो दिस विल नॉट फॉर्म ज्विटर आयंस उस तरह, ठीक है ना। तो वो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, इसके चार्ज में -1 बनेगा न्यूट्रल पीएच में, सही है। अच्छा, ये वाला आयन मतलब न्यूट्रल पीएच में भी ज्विटर आयन नहीं फॉर्म करेगा? ज्विटर आयन फॉर्म कर ही नहीं सकता ना। ज्विटर आयन का फॉर्म होता है जब आपके पास नेट चार्ज 0 लेकिन आयन फिर भी हो। अच्छा, अब ज्विटर आयन इन द सेंस के ये दोनों हो चुके हैं आयनाइज, ठीक है, लेकिन ओवरऑल चार्ज आ गया इस पूरे मॉलिक्यूल पे -1 का, तो यू कैंट रियली कॉल इट सॉर्ट ऑफ अ न्यूट्रल आयन, या आयन की नेट चार्ज 0 नहीं रहा ना, ये फर्क पड़ा है सिर्फ, ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, अब विद दैट आउट ऑफ द वे, फिर जो हमारे पास चीज़ है, हाँ, वो आती है पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज इज जस्ट बायोलॉजी की टर्म फॉर एन अमाइड लिंकेज, ठीक है। देर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन अ पेप्टाइड लिंकेज एंड एन अमाइड लिंकेज, बस बायोलॉजिस्ट पेप्टाइड बोलते हैं और केमिस्ट यूजली एमाइड बोलते हैं, ठीक है। और पेप्टाइड इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट of proteins, in the context of proteins। तो because this is so generally used, इसकी थोड़ा सा टेक्निकल jargon आना चाहिए। पहली बात तो ये है कि a peptide is a naturally occurring amide, जैसा हमने देखा कि प्रोटीन्स के अंदर होते हैं। amide all encompassing term है, peptide is used only specifically for proteins। और if you have
टू प्रोटीन्स या टू अमाइनो एसिड्स एक्चुअली, टू अमाइनो एसिड्स बॉन्डेड टुगेदर, तो फिर आप इसको डाईपेप्टाइड बोलोगे, डाईपेप्टाइड बॉन्ड। और अगर हमारे पास दो से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स बॉन्डेड हैं तो देन यू कॉल इट अ पॉली peptide bond। and let's quickly look at a peptide bond। peptide bond कुछ भी नहीं है, let's say मैं पहले ले लेता हूँ एललीन, हाँ एललीन ले लेता हूँ, CH3 COOH H and H2N, और मैं इसको रिएक्ट करा देता हूँ विद ग्लाइसिन। सही है, तो ग्लाइसिन है CH HCOOH और H2N। तो इन केस ऑफ योर डाईपेप्टाइड बॉन्ड सिर्फ होगा क्या कि ये इधर आ जाएगा, आपके ये बॉन्ड्स बीच में रिमूव हो जाएंगे H, और यहाँ पे लिंकेज जो है वो बन जाएगी ओवर हेयर। दिस विल सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेट इनटू समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास COO और ये हमारे पास N, और ये आपस में इनका बॉन्ड बन जाएगा। ठीक हो गया ना, तो यहाँ पे H आ गया। तो दिस इज़ योर सॉर्ट ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। सही है ना, ये डाईपेप्टाइड है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक जो है, दो अमाइनो एसिड्स ने रिएक्ट किया, यू ओनली हैव वन बॉन्ड। अगर मैं बहुत सारे लगा दूँ, लेट्स से 50 लगा दूँ मैं, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे भी सेम सीन होगा, इधर भी COO होगा, और आगे लेट सपोज एललीन की जगह कोई और लगा हुआ है NH, वो जा रहा है, यहाँ पे भी कुछ और जा रहा है, तो दैट वुड सॉर्ट ऑफ बिकम पॉलीपेप्टाइड। सही है ना, पॉलीपेप्टाइड। और प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन में एक या दो नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यूजुअली 50 प्लस होते हैं, यूजुअली 50 प्लस। सही है। अच्छा, एक कन्वेंशन है बस जो बनी हुई है, तो हमने उसी को फॉलो करना है। वो कन्वेंशन ये है कि वेन एवर यू आर राइटिंग प्रोटीन्स, तो या पॉलीमराइजेशन आप कर रहे हो, ठीक है ना, वेदर दैट इज़ बिकॉज यू आर मेकिंग प्रोटीन या कोई और अमाइड, कन्वेंशन ये है कि आप हमेशा जो है ना स्टार्ट एन टर्मिनल से करते हो। यू स्टार्ट, यानी कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट हैज़ द एन टर्मिनल। बाय एन टर्मिनल आई मीन कि उसके पास एमाइन है, लेफ्ट साइड में हमेशा एमाइन लिखना है, ठीक है। और एंड जो है वो आप अपने उस बॉन्ड का यू ऑलवेज एंड इट, यानी राइट हैंड साइड पे आप अपना कार्बोक्सिलिक टर्मिनल रखते हो, ठीक है ना, दैट हैज़ द COOH। तो मैंने स्टार्ट H2N से किया, और ये वाला अमाइनो एसिड अगर मैं पूरा ड्रॉ कर दूं तो ये सॉरी यहाँ पे R आ गया, ये H आ गया, और दिस वुड देन बी COOH, तो ये एंड COH से होगा। सही है, तो यू स्टार्ट विद एन अमाइन एंड यू एंड एट अ कार्बोक्सिलिक एसिड, लेफ्ट टू राइट। वो एक कन्वेंशन है, वो फॉलो करनी चाहिए, वरना अगर एग्जामिनर का ज़्यादा मूड ख़राब हुआ तो नंबर काट लेगा वो। सही है, तो इट्स गुड, इट्स ऑलवेज बेटर टू फॉलो द कन्वेंशन। अब लेट्स लुक एट something very interesting, which is electrophoresis, gel electrophoresis। अच्छा, अब electrophoresis जो है ना, that is simply a way of analyzing proteins, या इवन DNA के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन वो फॉर दिस आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सिलेबस है। और आप एनालाइज क्या चीज़ कर रहे होते हो, आप बेसिकली उसका सॉर्ट ऑफ साइज़ और उसको साइज़ और चार्ज को एनालाइज कर रहे होते हो, ठीक है। तो अब जो प्रिंसिपल है इसके पीछे, इलेक्ट्रोफोरेसिस के पीछे, द प्रिंसिपल बिहाइंड द होल थिंग
is the first principle is कि direction of movement determined या is determined by the charge or the extent of movement is determined by your molecular weight mr. अब how does this sort of translate in the real world? ये तो बड़ी abstract सी चीज़ होगी ना, इसकी real world क्या सीन है? If I draw a diagram हाँ ये रहा. If I draw a diagram something like this, और ये हमारा ये लेट से हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डब्बा है, ठीक है. अब इस डब्बे में सीन ये होगा कि यू विल हैव अ सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है. एट द बॉटम यू विल हैव एन इलेक्ट्रोलाइट जेल इलेक्ट्रोलाइट, सही है. यूजुअली दिस इज सोक्ड इन बफर सोल्यूशन. बफर सोल्यूशन क्यों यूज़ करते हैं वो हम अभी देखते हैं. और यहाँ पे सेंटर में आप एक लाइन बनाते हो, जो पर्पल लाइन है. इस पर्पल लाइन के ऊपर जो है वो आप अपने अमाइनो एसिड्स रखते हो, अमाइनो एसिड्स. और फिर आप दोनों एंड्स को एक डीसी पावर सोर्स से कनेक्ट कर देते हो, ठीक है. डीसी पावर सोर्स. तो लेट्स सपोज दिस इज़ योर नेगेटिव एंड दिस इज़ योर पॉजिटिव. तो ये वाला टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो जाता है और ये वाला टर्मिनल आपका नेगेटिव हो जाता है. अच्छा, अब होता ही है कि जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है. अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो जो अमाइनो एसिड्स पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव साइड पे जाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. और जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव साइड जाना शुरू कर देंगे. और जो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि द एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट. तो अगर मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड है सेंटर के अंदर तो इट विल मूव टूवर्ड्स हेयर, ठीक है. और मेरे पास एक और नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड है, वो भी इधर ही जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा ट्रैवल कर गया, ये यहाँ तक पहुँच गया, ये यहीं तक आया. तो जो एक्सटेंट ऑफ ट्रैवल है वो एम आर से डिटर्मिन होगा. जो भारी होगा आपका अमाइनो एसिड या द बिगर अमाइनो एसिड विद मोर मोलेकुलर वेट, दैट विल ट्रैवल स्लो एंड दैट विल कवर लेस डिस्टेंस. और जो छोटा अमाइनो एसिड होगा, इसका एम आर ज़्यादा होगा, दैट विल कवर मोर डिस्टेंस, ठीक है. तो एक तो आप चार्ज से सेपरेट कर दोगे और दूसरा आप उसका साइज डिटरमिन कर सकते हो, ठीक है. एम आर मोर विल ट्रैवल लेस और एम आर लेस विल ट्रैवल मोर, दोनों साइडों पे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइडों पे. अच्छा, अब जो ज्विटर आयंस हैं वो ऑब्वियसली सेंटर में रहेंगे. ज्विटर आयंस विल स्टे इन द सेंटर. अब ये तो अच्छी बात नहीं है कि हमारे, बिकॉज अगर आप न्यूट्रल बफर लेते, अगर आपने जेल इलेक्ट्रोलाइट लिया और इट इज़ न्यूट्रल एट द मोमेंट, तो ओनली जो मेजॉरिटी अमाइनो एसिड है तो ज्विटर आयन फॉर्म में हो जाएंगे. ओनली दोज अमाइनो एसिड्स विद एन एक्स्ट्रा COH, जो हमने देखा था कि अगर R ग्रुप के अंदर जो चेन है उसकी साइड चेन के अंदर अगर एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो वो मूव करेगा, या विद एन एक्स्ट्रा अमाइन ग्रुप वो मूव करेगा इन देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस, राइट और लेफ्ट.
ठीक है, लेकिन ज्विटर आयंस मूव ही नहीं करेंगे। तो ज्विटर आयंस को भी तुमने मूव कराना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो लेट्स सॉर्ट ऑफ समराइज दिस एज केस 1। ठीक है, तो केस 1 है हमारा न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल पीएच में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स जिसके पास 2 से ज़्यादा हैं, दैट विल मूव, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर, 2 और मोर, that will move towards your positive terminal। यूकेन का अपना चार्ज नेगेटिव होता है, और जो आपके पास जिस अमाइनो एसिड के पास NH2 2 और मोर होगा, that will move towards negative terminal, और everything else will stay as Zwitter ion, as Zwitter ions, and therefore they will not move, will stay at the center। तो आपने पहले जब न्यूट्रल पीएच के अंदर आपने अपनी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन की, तो आपके पास जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं जिनके पास एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं या एक्स्ट्रा अमाइंस हैं, वो सारे आइडेंटिफाई हो जाएंगे। लेकिन जिनके पास इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अमाइंस हैं, वो हमारे पास सेंटर में ही रहेंगे। ठीक है, तो अब हम दोबारा एक और दफ़ा रन करते हैं केस 2, ये देखने के लिए कि जो हमारे पास अब रह गए हैं ज्विटर आयंस, उनको भी तो हमने एनालाइज करना है। तो उसके लिए देन इन केस 2 हमने देखा था अभी कि पीएच के हिसाब से अमाइनो एसिड का चार्ज चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो व्हाट वी विल डू देन इज कि वी विल ऑल्टर द पीएच टू सॉर्ट ऑफ सेपरेट देम। ठीक है, तो जब हम पीएच कम करेंगे तो फिर जो आपके सॉर्ट ऑफ NH2 है, बिकॉज लो पीएच के अंदर H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज, तो NH2 विल क्विकली बिकम NH3 पॉजिटिव। ठीक है, और जैसे कि हमने देखा था कि अभी पॉजिटिव आयन फॉर्म हो गए हैं, तो देन दीज विल मूव टू द नेगेटिव टर्मिनल। सिमिलरली हम हाई पीएच में भी रन कर सकते हैं। अगर हम हाई पीएच पे रन करेंगे तो बिल्कुल उल्टा सीन होगा। उल्टा सीन ये होगा कि ये H पॉजिटिव की बजाय आपके पास OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बढ़ेगी, तो देन यू विल हैव कार्बोक्सिलिक COH will convert into COO negative, and then this will move to the positive terminal। But essentially now you could एनालाइज द साइजेस ऑफ ऑल ऑफ दीज डिफरेंट अमाइनो एसिड। मेरे पास 4 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं और वो चारों ज्विटर आयन है, तो मैं फिर न्यूट्रल पीएच में नहीं रन कर सकता। ठीक है, फिर मैं एसिडिक पीएच में रन करूंगा या बेसिक पीएच में रन करूंगा, और फिर जब वो चारों रन होंगे हमारे जेल के ऊपर मूव करेंगे, तो कोई ज़्यादा मूव करेगा, कोई थोड़ा मूव करेगा, तो वहाँ से मैं देख के बता सकता हूँ अच्छा यार ये वाला थोड़ा मूव किया है तो दिस मस्ट बी हैवियर, और ये वाला ज़्यादा मूव किया है तो दिस मस्ट बी ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर अमाइनो एसिड है दैट मस्ट बी सॉर्ट ऑफ स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो अगर हमने ज्विटर आयंस को एनालाइज करना हो तो फिर हमें पीएच अपने हिसाब से ऑल्टर करके फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करते हैं। अब उसके अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस की कुछ टर्म्स आ जाती हैं। सही है, एक तो बड़ी टर्म आती है मोबिलिटी। What do we mean by mobility? The mobility is simply your speed at which molecules move towards the charged plates। ठीक है, या इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करें तो इसको रेट कर दो, रेट एट विच मॉलिक्यूल्स मूव टूवर्ड्स द चार्ज प्लेट्स। ठीक है, और इस मोबिलिटी के हिसाब से आपको अपना डिस्टेंस सेट करना पड़ता है। तो अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको डिस्टेंस भी थोड़ा सा अकॉर्डिंगली ज़्यादा लेना पड़ेगा। और जो आपकी मोबिलिटी है वो डिपेंड करती है ऑन चार्ज डेंसिटी। ठीक है,
this is directly dependent on charge density. कैसे? अगर आपका लेट्स सपोज मास कम है तो इट विल मूव वेरी क्विक, ठीक है ना. F इज इक्वल टू एम ए फिजिक्स. if your mass is less, so you require less so you sort of require less force, so the same amount of force will cause a greater acceleration, ठीक है ना. तो mass कम हो तो ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे, या हमारे पास चार्ज ज़्यादा हो तो फिर ऑटोमेटिकली फोर्स ज़्यादा हो जाएगी ना. तो more charge would make them quick, and in both of these cases you would require, because you have a high mobility, you would require more distance on the gel. ठीक है, फॉर इफेक्टिव सेपरेशन भी, क्योंकि अगर दोनों बहुत तेज़ मूव कर रहे हैं और आप डिस्टेंस बहुत थोड़ा सा दोगे तो आप उन दोनों के बीच में डिस्टेंस, उन दोनों के बीच में डिफरेंस, यू कैन टेल देम अपार्ट इफ़ योर डिस्टेंस इज टू लेस. तो एक तो बिकॉज दे आर मूविंग वेरी फास्ट तो यू नीड लार्जर डिस्टेंस, और दूसरा ताकि यू कैन सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएट मोर इजीली, इसीलिए यू नीड अ ग्रेटर डिस्टेंस. एनी क्वेश्चंस इन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये समझ आ गया? डिस्टेंस का मतलब हम इंक्रीज कर देते हैं ऑपोजिट टर्मिनल्स के दरमियान हाँ डिस्टेंस. हाँ हाँ हाँ, यस. ठीक है. ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस, या यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस. ठीक है. ठीक है. अच्छा, ओके 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 ओके. लेस मास मोर क्विक डिपेंडेंट चार्ज, लेस मास छोटा मास होगा. अच्छा, और दे विल ऑल्सो कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस, ठीक है. यू नीड मोर डिस्टेंस बिकॉज, ये मैंने क्यों पॉइंट मिस कर दिया, यू नीड मोर डिस्टेंस ऑन द जेल बिकॉज दे कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस. ठीक है, कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस क्यों? जिसका मास कम होगा वो ज़्यादा दूर तक जा सकता है, ठीक है. जो जिसका मास ज़्यादा होगा वो थोड़ा दूर जाएगा, तो हमने देख लिया ना बात. सिमिलरली इसका चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूर जाएगा, इसका चार्ज कम होगा वो थोड़ा दूर जाएगा. तो बिकॉज अगर आपकी मास डेंसिटी बहुत कम है, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो दे विल कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस, तो यू नीड जेल भी थोड़ा सा लंबा करके रखना पड़ेगा. अच्छा, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस मुक गया. अब जो फाइनल चीज़ है विद इन अमाइनो एसिड्स, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक point. Isoelectric point is sort of the pH, the pH at which an amino acid forms Zwitter ions. या in more technical या fancy terms, the pH at which the rate of ionization या dissociation is the same for your carboxylic acid group and amine group. ठीक है, और this may vary from sort of your amino acid to amino acid. तो हमने ग्लाइसिन का देखा था कि ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन हैज एन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एट pH 6. क्योंकि pH 6 पे your dissociation rate of COOH, Zwitter ions फॉर्म होंगे इस pH पे. yes, is equal to NH2. इस pH पे Zwitter ions फॉर्म होंगे for glycine. ठीक है, अब अगर मैं अमाइनो एसिड चेंज कर दूं तो उसके लिए आपका sort of जो है ना वो फिर pH भी डिफरेंट हो जाएगी.
ठीक है ना. तो दे डिफर फॉर ईच अमाइनो एसिड्स. हर अमाइनो एसिड का एक यूनिक पीएच पॉइंट होगा. अब अगर मैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, अब दिस विल हेल्प एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट प्रीवियसली जो हमने एसिड और एसिडिक और बेसिक कंडीशन देखी थी. इफ योर पीएच इज ग्रेटर देन द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो देन द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आपका सॉर्ट ऑफ, बात पीएच ज़्यादा कहती है ना, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है. एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गई है तो आपके पास जो बेस है NH2 है, उसकी डिसोसिएशन का रेट वुड देन बिकम लेस देन COOH. और क्योंकि COH की डिसोसिएशन ज़्यादा है तो फिर इसका जो चार्ज है वो नेगेटिव हो जाएगा. और द कन्वर्स विल ऑल्सो बी ट्रू. तो अगर पीएच लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है तो फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, बिकॉज नाउ द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस देन योर अमाइन. ठीक है ना. तो नाउ दिस विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज. तो द मोर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज़्यादा पीएच कम पीएच वुड बी अराउंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स. अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज़्यादा पीएच है, ज़्यादा एसिडिक कंडीशन है, तो फिर आपका एक तरह का आपके पास वो है पॉजिटिव नेगेटिव आयन आ जाएगा. और अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज़्यादा बेसिक कंडीशन है तो आपके पास फिर पॉजिटिव आयन आ जाएगा. ठीक हो गया. और अमाइनो एसिड्स, हाँ दैट इज़ इट. दे आर डिफरेंट फॉर एवरी सिंगल अमाइनो एसिड, बस ये पता होना चाहिए. तो सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर अराउंड न्यूट्रल पीएच. लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी एक अमाइनो एसिड ऐसा हो, स्पेशली जैसे अगर किसी के साइड चेन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो उसका हो सकता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बहुत नीचे जाके है, pH 3 पे आ जाए. ठीक है, तो pH 3 इज ऑल्सो वेरी एसिडिक बट दैट इज योर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. तो अगर pH 3 से थोड़ी ही होगी, pH 3 से भी ज़्यादा एसिडिक कर दोगे आप, तो फिर जाके उसके आयंस बनना शुरू होंगे. या pH 3 से ज़्यादा करोगे तो फिर आयंस बनना शुरू हो जाएंगे. pH 3 के ऊपर इट विल बी अ ज़्योटर आयन, इट विल बी न्यूट्रल. pH 3 से कम पॉजिटिव आयन होंगे ना फॉर्म. कम पे आपके पास पॉजिटिव आयंस फॉर्म होंगे, यस. क्योंकि पीएच कम करते हो, देखो इसको इसको समझने का, याद करने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की कोशिश करो. अगर पीएच कम होती है तो आपके पास एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है कम होती है? ज्यादा होती है. अच्छा, अब प्रोटॉन अगर ज़्यादा है सोल्यूशन के अंदर तो क्या चीज़ रिएक्ट करेगी, बेस या एसिड? बेस. बेस रिएक्ट करेगी ना. तो बेस पे चार्ज क्या? प्लस चार्ज आ जाएगा प्लस जब वो गेन प्लस चार्ज आ करेगा. जाएगा, यस एग्जैक्टली. और इसी का ऑपोजिट ले लो कि अगर हमारे पास अल्कलाइन पीएच है बहुत ज़्यादा, तो अल्कलाइन पीएच में OH नेगेटिव ज़्यादा होते हैं ना, बिकॉज वो H फिर पॉजिटिव बेस को कर देंगे हाँ, रिएक्ट. वो फिर बेस को नहीं, फिर एसिड को रिएक्ट करेंगे, एसिड से रिएक्ट करेंगे फिर वो, और फिर C नेगेटिव चार्ज बनेगा. ठीक है. ठीक है ना. तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, यू जस्ट नीड टू सॉर्ट ऑफ पॉज, 10 सेकंड के लिए सोचो और दिमाग में समझ आ जाएगी कि ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, इफ़ यू अंडरस्टैंड द रीजनिंग वेल इनफ. सही है. ओके, अमाइनो एसिड्स भी हो गए. लेट मी सी सिलेबस में और क्या है, कुछ रह तो नहीं गया. 960 नहीं 9701 था ना कोड केमिस्ट्री का. यस. 9701 केमिस्ट्री सिलेबस 2022-2024. इसको रिकॉर्डिंग में बंद कर, एक मिनट.